हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लेकिन बहुत सिंपल भी है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। देखिए, AS10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जनरली जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी वो AS10 के अंदर ही कवर होगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट किसी और एएस में क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, किसी और एएस में क्रिएट हो रहा हो, तो ऑब्वियसली फिर उसकी कंडीशंस लगेगी। क्या मतलब, जैसे हम एक एएस पढ़ेंगे, AS19 लीजेस। अब लीज के अंदर क्या होगा कि वहां पर कोई असेट क्रिएट हो रहा होगा, तो जो कंडीशंस वहां पर लिखी हैं, जो तरीके डिस्क्लोजर्स लिखे हैं, उसके ऊपर AS19 एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अदरवाइज जो और कहीं एएस में नहीं आ रहा वो फिर कहां पर आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। तो देखिए, सबसे पहले यही बात लिखी है, AS10 इज अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर पीपी एक्सेप्ट व्हेन अदर एएस रिक्वायर्स या परमिट्स डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लाइक रिकॉग्निशन ऑफ पीपी इन AS19। ठीक है। अब दो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है बायोलॉजिकल असेट की। बायोलॉजिकल आपको पता है कि एक साइंटिफिक प्रोसेस से जो चीज बनती है, ठीक है, जैसे हम लोग, एक साइंटिफिक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकल असेट की क्या डेफिनेशन है? देखिए, एएस के हिसाब से बायोलॉजिकल असेट का मतलब है लिविंग एनिमल और प्लांट। ठीक है, ये उसके बारे में डिस्कस करता है। अब लिविंग एनिमल, क्या लिविंग एनिमल पर AS10 अप्लाई होगा? तो क्या सिंपल सी बात है, कहता है हाँ होगा। अगर वो पीपीई की डेफिनेशन को मीट करता है तो बिल्कुल होगा। ठीक है। कईयों के लाइव स्टॉक भी होता है ना, ठीक है, घोड़े हो, ऊंट हो, तो क्या ये भी एक असेट हो सकते हैं? तो कह रहा हो सकते हैं। अगर पीपीई की डेफिनेशन को मीट करेंगे तो बिल्कुल हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं। ठीक है। कईयों के एनिमल्स भी असेट होते हैं। प्लांट, क्या प्लांट एक असेट होगा? तो देखिए, कहता है AS10 अप्लाइज टू बियरर प्लांट्स। जो बियरर प्लांट्स होंगे उनको हम लोग AS10 में लिखेंगे। अब ये बियरर प्लांट क्या है? फिर पहले समझ में आई बात? मैंने आपको क्या कहा? बायोलॉजिकल एसेट मतलब लिविंग एनिमल एंड प्लांट। लिविंग एनिमल पर अप्लाई होगा अगर डेफिनेशन मीट कर जाए, वो वाला आपका जो भी लाइफ स्टॉक है। अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में कहता है हाँ, बियरर प्लांट्स पे एप्लीकेबल होगा। बियरर प्लांट की क्या डेफिनेशन है? देखिए, बियरर प्लांट की डेफिनेशन कहती है यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई या प्रोडक्शन में यूज हो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो खेती बाड़ी कर कर चीजें मिलती है हमारे को, जैसे गेहूं, चावल, मतलब चावल तो फिर प्रोसेस हो जाता है, गेहूं, फल, सब्जियां, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ गई। तो उसके सप्लाई या प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो। एंड, और नहीं है, एंड है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। 12 महीने से ज्यादा वो प्रोड्यूस को बियर करे। ठीक है, मतलब उसको जो समय लगे वो 12 महीने से ज्यादा का लगे उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपको देने के लिए। एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। लेकिन जिसमें ये प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में ही ना बिक जाए। क्या मतलब हुआ? जैसे आप यहां पर देखिए, ये मैंगो ट्री मैंने दिखा रखा है और ये रबड़ का ट्री है। ठीक है, ये आप लोगों ने हो सकता है कहीं घूमने गए हो तो देखे ही होंगे। ये मैंगो का ट्री, ये रबर ट्री। तो मैंगो ट्री एंड रबर ट्री आर बियरर प्लांट्स। ठीक है, ये बियरर प्लांट्स की डेफिनेशन में आएंगे। और बियरर प्लांट्स क्योंकि है तो ये क्या बन जाएंगे हमारे लिए AS10 के हिसाब से? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है? यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैंगो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, रबड़ एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी प्रोडक्शन या सप्लाई में काम आ रहे हैं, तो इसलिए ये बियरर प्लांट है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। आपको पता है मैंगो और रबड़ को तो बनाने में कहते हैं 3 से 5 साल तक लग जाते हैं। मैंगो में भी 12 महीने से ज्यादा का समय लगता है, तब जाकर मैंगो बनता है। ठीक है, पेड़ पर लगते हैं फल। तो एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तीसरी कंडीशन कहता है हैज अ रिमोट लाइकलीहुड, मतलब चांस बहुत कम हो जिसका, किस चीज का, कि ये भी बिक जाएगा एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कहने का मतलब हम पूरा का पूरा, जैसे अगर हम पेड़ लगाएं और वो किस लिए लगा रहे हैं? उन लकड़ियों को भी बेचने के लिए।
कि ये लकड़ियां भी बिक जाएंगी, तो फिर वो तो पूरा का पूरा जो आपका ट्री है वो ही बिक रहा है, तो वो बियरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पेड़ आपके पास ही रहे, केवल उसमें जो फल लगे वो आगे वो आगे सेल हो, तब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर पूरा का पूरा पेड़ ही बिक जाएगा, वो लकड़ियां की लकड़ियां ही बिक जाएगी, तब वो बियरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो आप देखिए, मैंगो ट्री एंड रबर ट्री तो बियरर प्लांट्स माने जाएंगे, लेकिन जो उसका प्रोड्यूस है बियरर प्लांट का, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। मैंगो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, रबर जो निकला उस ट्री से वो नहीं है। अब देखिए फिर क्लेरिफिकेशन दी, फॉलिंग आर नॉट बियरर प्लांट्स, ये बियरर प्लांट्स नहीं है। जो मैंने अभी थर्ड कंडीशन बताई थी, देखो वो यहां पर लिख भी रखी है क्लेरिफिकेशन के लिए एएस में, प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज टिम्बर। ठीक है, ये लकड़ियां बिक रही हैं, तो अगर ये इसी के लिए, मतलब ये बिजनेस करने के लिए ही ये उगाए गए थे, तो फिर वो बियरर प्लांट की डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएगा। आई बात समझ में आपको ये? दूसरा क्या है, प्लांट्स कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस एंड प्लांट वुड आल्सो बी सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोस्ट लाइकली, ज्यादा चांस है कि वो, ठीक है, कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस मतलब वो फलों के लिए करा गया था, लेकिन साथ में प्लांट भी बिकेगा, तो फलों के साथ प्लांट भी बिकेगा, तो भी ये बियरर प्लांट नहीं है। तीसरा, एनुअल क्रॉप्स लाइक मेज एंड व्हीट, मेज आपको पता होगा ना, ये जो मक्का होता है, मक्का और व्हीट गेहूं, ये एनुअल क्रॉप्स जो हैं ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर लिखा था ना, एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो ये तो 12 मंथ से ज्यादा होती नहीं, ये तो सीजनल क्रॉप्स हैं। ठीक है, एक सीजन में लगाते हैं, दूसरा सीजन शुरू होने से पहले ये आपको तैयार मिलती हैं, तो 12 महीने तक तो प्रोड्यूस होता नहीं इसमें। आई बात समझ में? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। बायोलॉजिकल एसेट मतलब लिविंग एनिमल और प्लांट। लिविंग एनिमल अगर पीपी की डेफिनेशन मीट करेगा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो होगा। प्लांट कौन सा लेना है? बियरर प्लांट। फिर कहता है बियरर प्लांट क्या होते हैं? जो यूज हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बियर करके रखे और वो खुद ना बिक जाए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो वो बियरर प्लांट कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंगो ट्री एंड रबर ट्री तो है क्योंकि वो यूज हो रहा है प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खुद है, मैंगो और रबर, इसलिए ये हमारा पीपीई नहीं बनेगा। और फिर क्लैरिफिकेशन दी, जैसे ये अब लकड़ियां खुद बिक रही हैं, इसलिए ये वाले जो पेड़ होंगे इनको हम पीपीई नहीं मानेंगे। फिर प्लांट्स कल्टीवेटेड, साथ में फल भी लगे लेकिन पेड़ भी बिक जाएंगे, तो भी वो पीपी नहीं है। और ये जो एनुअल क्रॉप्स है वो तो एनुअल, नाम ही एनुअल है, तो वो 12 महीने से कम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बियर कर रही है, इसलिए ये भी पीपी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन देखिए, एएस इज नॉट एप्लीकेबल टू वेस्टिंग असेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, expenditure on exploration and extraction of minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources. But AS is applicable to PP used to develop, maintain these assets. क्या मतलब हुआ? देखिए, गवर्नमेंट कई बार आपको राइट्स देती है कुछ कंपनीज को कि आप वहां पर मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑयल को एक्सप्लोर कर सकते हो, ये प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ठीक है, ऐसी रोड के केस में भी होता है। जैसे गवर्नमेंट क्या है, हाईवे का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी कंपनी को कि आप हाईवे बनाओ, तो वो कहेगा पैसे दो हाईवे बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट, कई बार अगर गवर्नमेंट पे पूरा पैसा नहीं होता कि उसमें 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 200 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक तरीका बताती है, कहती है काम करो, आप इसको बनाओ अपने पैसों से और 5 साल तक आप ही इसमें टोल कलेक्ट करना। ठीक है, उसको ना बीओटी बोला जाता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बीओटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप गूगल करके देखोगे डिटेल में मिल जाएगा। तो बिल्ड, उसको थोड़े टाइम ऑपरेट करो और फिर ट्रांसफर कर देना गवर्नमेंट को। तो उसने जो खर्चा करा होता है इस हाईवे को बनाने पे, वो क्या ये असेट में दिखाएगा? असेट तो दिखा नहीं सकता क्योंकि उसकी खुद की नहीं है वो। उसको तो राइट मिला है 5-6 साल के लिए वहां पर टोल कलेक्ट करने का, तो वो जो राइट मिला है वो पीपी नहीं बनेगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से यहां पर कह रहा है कि जो मिनरल के राइट्स मिल रहे हैं या एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर गवर्नमेंट से मिला है तो फिर वो भी पीपी नहीं बनता। लेकिन हाँ, उसमें जो ये देखिए आप, ये मशीनें जो यूज हो रही हैं,
ये मशीनें अगर यूज हो रही हैं तो ऑब्वियसली ये मशीन तो एक पीपीई है, ठीक है, ये डेफिनेशन में आएगी। आई बात समझ में? अब बात करते हैं पीपीई होता क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहेंगे किसको? टेंजिबल आइटम। पहली बात क्या बोली? टेंजिबल, जो हमारे को दिखाई देता हो। टेंजिबल आइटम इज कॉल्ड पीपी व्हेन इट इज हेल्ड फॉर, किसके लिए रखा हो? यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप देखिए इतनी बड़ी डेफिनेशन है, सब कुछ ही कवर हो जाएगा। या तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और प्रोडक्शन में, जो भी हम गुड्स या सर्विस बना रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में मशीनें जो लगती है, जैसे यहां पर देखिए पेपर बन रहा है, ये फैक्ट्री में ये मशीन लगी हुई है, तो यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या फिर रेंटल टू अदर्स, आपने वो असेट रख रखी है लेकिन किराए पर चढ़ा रखी है, बिल्डिंग खरीदी किराए पर चढ़ा दी, वो भी पीपीई की डेफिनेशन में आ गया। या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में यूज हो रही है, ऑफिस में असेट लगे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो पर्पज है उसको और डिटेल में बता रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इंक्लूड ऑल बिजनेस पर्पजेस विच में भी क्या क्या हो सकते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये दूध बेचने के लिए इन्होंने व्हीकल रख रखा है, ठीक है, क्या है ये? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये लैपटॉप वगैरह रख रखे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करने के लिए। पर्सनल एंड अदर फंक्शन, कॉफी की मशीन रख रखी है। फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रीजंस, कई बार गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं कि आप अगर कुछ ऐसा केमिकल बना रहे हो तो उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपको मशीनें लगानी पड़ती है। तो इंसिनरेटर फॉर बर्निंग हजार्डस मटेरियल्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मशीन दिखाई दे रही है। आई बात समझ में? तो ये सब किस में आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में। ये तो पहली कंडीशन हुई, हेल्ड फॉर। दूसरा क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा यूज हो, ठीक है। अगर 12 महीने से कम यूज होगी तो वो तो फिर करंट एसेट में आ गई, वो तो नॉन करंट एसेट ही नहीं बन पाई। जब वो नॉन करंट ही नहीं बनी तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस बात की? आई बात समझ में? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब कहलाएगा? यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, विच में भी कौन कौन से हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, पर्सनल एंड अदर फंक्शन, एंड फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रीजन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पीपीई समझ में आ गया क्या होता है? कब रिकॉग्नाइज करेंगे हम पीपीई को? पीपीई तो समझ में आ गया, अच्छा इसको बोलते हैं पीपीई, लेकिन इसको अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करें? तो कब करेंगे? दो कंडीशन है। प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, ठीक है, इससे आपको कोई फायदा होने वाला है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, असेट की तो डेफिनेशन ही ये होती है, असेट्स आर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस टू डेराइव बेनिफिट, ये एसेट बोले जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि आपको लगता है कि ये रखने से हमारे को फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उस कॉस्ट को हम मेजर भी कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पा रहे तो किस वैल्यू पर आप अपनी बुक्स में पीपी को रिकॉर्ड करोगे? पीपी क्या होता है ये तो पता चल गया ऊपर, लेकिन रिकॉर्ड तो तब करोगे जब वैल्यू पता हो। तो कॉस्ट पता होनी चाहिए और आपको लगता हो कि हाँ इससे आपको फायदा भी होगा, दोनों चीजें हो तब आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स सच एज मोल्ड्स, टूल, डाइज may be aggregated and then above criteria may be applied। कह रहे जो छोटी छोटी आइटम है आप उनको इकट्ठा कर कर एक साथ एक असेट बनाकर एग्रीगेट कर कर भी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मोल्ड, टूल, डाइज वगैरह जैसे छोटी चीजें हो गई, ये पेचकस, हथौड़ा या ऐसी चीजें जो शेप करने के लिए ना, जैसे स्टील को शेप में लाने के लिए छोटी छोटी चीजें रख रखी है आपने, ठीक है, ये मोल्ड्स, टूल, डाइज वगैरह, तो इनको आप एग्रीगेट कर सकते हो और एक साथ, ठीक है, इस क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हो पीपी की डेफिनेशन मीट करवाने के लिए। दूसरी बात कहता है एन एंटरप्राइज, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, एन एंटरप्राइज में डिसाइड टू एक्सपेंस एन आइटम इफ द अमाउंट इज नॉट मटीरियल। अगर किसी कंपनी को ये लगता है कि इसका अमाउंट बहुत छोटा है, इसको क्या असेट बनाएंगे, 400 रुपए का तो है ही, ठीक है, डेफिनेशन मीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन 400 रुपए की चीज है, कब तक उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, उसको जिंदगी भर असेट में दिखाकर चलो, छोड़ो। तो कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है अगर उसकी वैल्यू उनको मटेरियल नहीं लगती तो, ठीक है, मैनेजमेंट को अगर ऐसा लगता है तो उसको एक्सपेंस ऑफ कर सकती है, ठीक है।
तो एमसीक्यू बन सकता है इस पे कि अगर कोई असेट पीपी की डेफिनेशन मीट भी कर रहा है तो क्या कंपनी वो चाहे मैनेजमेंट तो उसको एक्सपेंस ऑफ कर सकती है? तो हाँ, कर तो सकती है अगर उसकी वैल्यू मटेरियल ना हो तो। कैसे मेजर करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को? सबसे पहले जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो कॉस्ट मॉडल पर, फर्स्ट टाइम तो कॉस्ट मॉडल पर लिखो जितने पे आप लेकर आए हो, जो आपका खर्चा लगा है। अगर एक बार रिकॉग्नाइज करने के बाद में या तो आप कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते हुए चलो या फिर उसको रिवैल्यू कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे वो सब अभी आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग। कॉस्ट कैसे निकलती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की? कॉस्ट निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये असेट आपने खरीदी है या खुद बनवाई है अपनी फैक्ट्री में। अगर खरीदी है तो परचेज असेट के लिए क्या क्या कंडीशन है? जो भी आप प्राइस दे के आए हो, परचेज प्राइस प्लस जितने भी टैक्सेस दे के आए हो वो टैक्सेस जिसका आपको रिफंड नहीं मिलना या आप उसका इनपुट नहीं लोगे। अगर आप उसका इनपुट ले लोगे या आपको रिफंड मिल जाएगा तो फिर इंक्लूड नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये तो इन्वेंट्री में भी होता है एस 2 में। माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, कैश डिस्काउंट नहीं कह रहा, ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी पर मिलता है। तो अगर आपको वहीं पर कोई ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट मिल गया तो फिर उसको डिडक्ट कर कर जो वैल्यू आ रही है वो लिखेंगे आप। ये तो आप क्लास 11th के अकाउंट्स पढ़ते हो, वहां पर भी बताई जाती है बात कि ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को माइनस करो, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। प्लस माइनस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस और इनकम। अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है वो ऐड होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम है वो माइनस होगी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे नोट नंबर 1 में। प्लस करेंगे इनिशियल एस्टीमेट ऑफ रिस्टोरेशन, तो कॉस्ट ऑफ असेट आ जाएगी। ये क्या है? प्लस इनिशियल एस्टीमेट ऑफ रिस्टोरेशन। देखिए, हमने कोई असेट को अपने यहाँ अगर कोई मतलब मशीन वगैरह थी तो उसको फिट करवाया। कई बार ऐसा होता है उसको वहां से हटाने के लिए जब हम उसको 5 साल बाद 6 साल बाद जब जितनी भी उसकी लाइफ है उसको यहाँ से हटाएंगे तो ऐसी नहीं है कि किसी ने भी हटा दिया और उसको बाहर रखिया है हटा दिया, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रॉपर आपकी फैक्ट्री में फिट हुई है। तो उसको हटवाने के लिए रिस्टोर करने के लिए भी पैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी मशीन्स आती है कि उसको प्रॉपरली फिट करवाया जाता है तब जाकर वो चल पाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि खरीदा और उसको चलाना स्टार्ट कर दिया प्लग में लगाकर। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है। आपको यहाँ पर एक मैंने मशीन दिखाई थी, देखिए ये मशीन आपको दिख रही होगी, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ। ये कितनी प्रॉपरली फिट कर रखी है। ठीक है, तो अगर उसको तो उसके लिए क्या है, उसका इनिशियल एस्टीमेट निकालेंगे रीस्टोर करने का, कि वो तो सब इंजीनियर वगैरह से पूछकर ही निकाला जाएगा कि आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी जब हम इसको रीस्टोर करवाएंगे, हटवाएंगे यहां से। तो वो भी किसका पार्ट बनेगी? कॉस्ट ऑफ पीपीई का पार्ट बनेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये सब मिलाकर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट आ जाएगी। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस इनकम क्या होते हैं, पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस की पहले मैं बात कर रहा हूं। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, क्या वर्ड है? लोकेशन एंड कंडीशन। जब आपके पास AS 10 का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स याद रखने हैं। कोई भी खर्चा हो रहा है उस असेट को उस कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए, कौन सी असेट और कौन सी लोकेशन, कौन सी कंडीशन? ऐसी कंडीशन जिसमें मैनेजमेंट को उसको यूज करना था। ठीक है, कई बार क्या है कि आपने खरीदा लेकिन खरीदने पे आप उसको चला नहीं सकते, आपको उसको प्रॉपरली फिट करवाना पड़ेगा। 2-4 असेट है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए इंजीनियर आएगा। ठीक है, तो अभी वो उस कंडीशन में नहीं है कि आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है, कई बार ये तो घर में भी होता है कि घर में एसी आ गया तो हम एसी को ऐसे ही नहीं चला सकते। ठीक है, उसको फिट करवाना पड़ता है। वही चीज यहां पर। और सोचो बड़ी मशीन्स का क्या होता होगा फिर, एक तो कंडीशन और दूसरी लोकेशन। हमने खरीद तो ली लेकिन वो प्रॉपर लोकेशन पर नहीं है, वो अभी सप्लायर के यहाँ ही है। तो हमें जहां चाहिए, जहां हम उसको यूज करेंगे, उस लोकेशन तक लाने में जो खर्चा हो रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है जिसको आप फ्रेट इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड बोलते हो, वो भी जो एक्सपेंस लग रहा है वो भी क्या बनेगा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बनेगा। आई बात समझ में? तो एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट टू लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner
इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट को चाहिए उस तरीके से जब ये उस लोकेशन और कंडीशन में आ जाए तब वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट को प्रिपेयर करने की कॉस्ट, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, डिलीवर करने की, और मैंने कहा ना डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, उसको जब अपनी फैक्ट्री तक लेकर आ रहे हैं उसकी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, उसको असेंबल करना, प्रॉपरली फिट करना, इंस्टॉल करना, उसका खर्चा, प्रोफेशनल फीस कोई देनी पड़ रही है आपको, ठीक है, टेक्निकल अगर कोई मशीन आई है तो प्रोफेशनल भी लगता है उसमें समझाने के लिए कि कैसे इसको यूज करना है, तो प्रोफेशनल फीस भी इंक्लूड होगी। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ पीपीई, हो सकता है आपके खुद के एम्प्लॉयज उसमें लग जाएं उसको बनाने में। देखो अभी हम जो ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है ना उसमें तो लगेंगे ही, लेकिन हो सकता है आपने परचेज करी लेकिन उस पर थोड़ा सा काम और बाकी है, वो आपने अपने एम्प्लॉयज को लगा दिया, तो सैलरी का, उनकी वेजेस का वो वाला हिस्सा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह में, कहते हैं ना कि हमने वेजेस दिए लेकिन उससे अपनी मशीन बनवाई फैक्ट्री में, तो वो वेजेस में डाल रखा है, तो वेजेस से हटा के मशीन में ऐड करवाते हैं, पढ़े होंगे आपने अपने बचपन में अकाउंट्स में ऐसे क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, लास्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब क्या हुआ, अगर उसको टेस्ट करने में, ट्रायल रन वगैरह जो बोलते हैं, उसको टेस्ट करने में कोई खर्चा लग रहा है तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही पार्ट बनेगा, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। लेकिन हाँ, वो टेस्ट करने पे कोई प्रोडक्ट निकल के आ गया, क्योंकि टेस्ट कर रहे थे तो प्रोडक्ट बने, तो वो जो सैंपल बने और वो आपने बेच दिए, उससे कुछ मिला तो वो माइनस कर दो फिर। ठीक है, तो टेस्टिंग की कॉस्ट जो होगी, प्रोडक्ट को अभी आप अगर टेस्ट कर रहे हो तो वो भी किसका पार्ट बनेगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, पीपीई में जाएगी। आई बात समझ में। देखिए जैसे ये जब मेट्रो बनती है ना, तो मेट्रो का कोई फेज बनता है कि यहां से लेकर यहां तक मेट्रो चलेगी, तो 2-3 महीने तक मेट्रो वहां पर चलाई जाती है बिना पैसेंजर्स के। ऐसा होता है मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो वगैरह में, ठीक है, ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब मेट्रो बनाई गई तो 2-3 महीने उसको चलाया जाता है ट्रायल रन, तो वो सारा जो खर्चा आ रहा है वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में जुड़ेगा। आ गई बात समझ में। लेकिन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी, ये और इंपॉर्टेंट बात है, कॉस्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड। वैसे तो सिंपल सी बात ये, जो भी लोकेशन कंडीशन के लिए नेसेसरी ना हो वो सारी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। जैसे एग्जांपल क्या है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। ठीक है, आपने इनॉग्रेशन करवाया, किसी नेता को बुलाया या नेता को नहीं बुलाया, आपने ऐसी इनॉग्रेशन की, वहां पर खर्चा किया कि आज हमारी इनॉग्रेशन होनी है इस फैक्ट्री की या इस जगह की, वो इनॉग्रेशन वगैरह की जो कॉस्ट है वो कोई लोकेशन कंडीशन के लिए नेसेसरी नहीं है, इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते। समझ में आई बात। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट या सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज। कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हो, उसको नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, वो भी क्या है, इंक्लूड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। आपका काम कहीं पर चल रहा था, ठीक है, वहां, और ये कई जगह होता है कि 2-3 महीने के लिए वो दुकान बंद कर दी जाती है और शिफ्ट कर दी जाती है दूसरी जगह पे, और लिख दिया जाता है वहां पर बोर्ड लगा के कि ये थोड़े वक्त के लिए ये दुकान वहां पर ऑपरेट होगी, क्योंकि यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। तो जहां पर दूसरी जगह काम चल रहा है, वहां जो एडिशनल आपका खर्चा आ रहा है वो खर्चा पीपीई की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आई बात। तो वो जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है कहीं और काम करने की, वो पीपीई का पार्ट नहीं बनेगी, ये बात आप याद रखना। तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और मतलब कहीं तो पीपीई में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड कॉस्ट हैं, जो ऑफिस में खर्चे लगते हैं, ऑफिस में लोगों की सैलरी जा रही है, मैनेजर वगैरह की, या और फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई है उस पर खर्चा आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है ऑफिस का,
जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड कॉस्ट है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। आई बात समझ में आपको ये? तो देखिए कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे हम? भाई जो भी असेट को बनाने में, लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने में खर्चा आ रहा है वो इंक्लूड कर दो, बाकी किसी चीज को भी इंक्लूड नहीं करो। आई बात समझ में? अच्छा, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आप असेट खुद बना रहे हो तो खुद बनाइए, तो कॉस्टिंग आप पढ़ते हो, कॉस्टिंग वाली चीजें आ जाएगी, जो भी मटेरियल कॉस्ट लगी, लेबर की कॉस्ट लगी, और फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स जो लगे। फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है, डायरेक्ट तो ऊपर आ गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, वो ओवरहेड्स होते हैं। अब उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल क्या? देखिए वेरिएबल मतलब होते हैं जो आउटपुट के मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली वेरी करें, वो तो हो गए वेरिएबल ओवरहेड्स। जो आउटपुट के अकॉर्डिंगली वेरी ना करें वो होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे फैक्ट्री का रेंट जो जा रहा है, अब फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड ओवरहेड है, आप कितने भी क्वांटिटी बनाओ आपको तो देना ही पड़ेगा, रेंट फिक्स्ड है। मैं ये नहीं कह रहा फिक्स्ड मतलब कभी चेंज ना हो, ये थोड़ी ना होती है फिक्स्ड ओवरहेड की डेफिनेशन। वो होती है जो आउटपुट के अकॉर्डिंगली वेरी ना करे, ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो वेरी ना करे वो होता है फिक्स्ड ओवरहेड। तो हो गया रेंट ऑफ फैक्ट्री। लेकिन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर आपने किसी पर्सन को रख रखा है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, टेस्ट करना पड़ेगा जितने भी प्रोडक्ट निकल के आएंगे, और उसको हर प्रोडक्ट के हिसाब से आप पर यूनिट का कमीशन देते हो कि जितने भी आप करते रहोगे उसके हिसाब से आपको पर यूनिट की के वेजेस मिलते रहेंगे, कमीशन नहीं बोलना चाहिए, वेजेस मिलते रहेंगे। तो ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, जितने उसने टेस्ट करे उस दिन उसके हिसाब से उसके वेजेस कंप्यूट किए जाएंगे। प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस प्लस बोरोइंग कॉस्ट। अब बनाने में अगर आपकी कोई बोरोइंग कॉस्ट भी लगी, बोरोइंग कॉस्ट आप AS16 में पढ़ते हो, AS16 बताएगा, वहां पर लिखा हुआ है कुछ क्वालिफाइंग असेट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट होती है, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो वहां पढ़ेंगे। तो बोरिंग कॉस्ट अगर AS16 परमिट करता है तो इंक्लूड कर लो। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, एक आरटीपी का क्वेश्चन है मई 2022 का, इसको देख लेते हैं। ए लिमिटेड हैज इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन बी एडेड टू द इनवॉइस्ड परचेज प्राइस। कह रहे बताइए ये 8 पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा। देखते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये ऐड होगा, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट, बस वही है कि इंपोर्ट ड्यूटी ऐड तो होगा, आप साथ में लिख सकते हो प्रोवाइडेड इट इज नॉट रिफंडेबल, वो रिफंडेबल या उसका इनपुट नहीं लेना, वरना आप केवल ऐड लिखो, वो तो यही पूछ रहा है। शिपिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन फॉर टेकिंग द मशीन टू फैक्ट्री, बिल्कुल ऐड होगा, ठीक है। क्यों होगा? देखिए ये लिखा इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंक्लूड होगा ही होगा। इंश्योरेंस फॉर द शिपिंग, बिल्कुल, लाने की कॉस्ट, हैंडल करने की। इनॉग्रेशन कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री, इनॉग्रेशन कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री, ठीक है, फीता कटवाने के लिए खर्चा हो रहा है, ठीक है, मुहूर्त कराए अपने दुकान का, वो सब इंक्लूड नहीं होगा। प्रोफेशनल फीस चार्ज बाय कंसल्टिंग इंजीनियर फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बिल्कुल इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स, नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, बिल्कुल होगा। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, इनकम अर्न ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ पीपी, ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस से, अगर कोई डायरेक्टली नेक्स्ट देखिए, इनकम अर्न ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ पीपी, जो ऊपर पढ़े वो क्या थे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। अब है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम। देखिए अगर इनकम को डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो आप, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करो कॉस्ट में से, कॉस्ट में से कम करो। लेकिन अगर एडिशनल इनकम कुछ हो रही है तो उसको फिर आप P&L में लेके जाओ। कैसे एक्सक्लूड और कैसे इंक्लूड करेंगे, क्या एग्जांपल हो सकता है? देखिए आपके पास वहां पर जगह थी जहां पर आप ही अपनी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, प्रोजेक्ट बन रहा था, बिल्डिंग बन रही थी। जब तक बिल्डिंग नहीं बनी तो आपने सोचा यार थोड़े महीने यहाँ पर पार्किंग का इशू है, हम पार्किंग से ही पैसा कमा लेते हैं। तो आपने लोगों की एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है, और 50-50 रुपए आप लोगों से लेते रहते हो, और वहां पर गाड़ियां स्कूटर वगैरह पार्क करवा देते हो। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम नहीं हुई, ठीक है, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको आप P&L में लेके जाओ।
लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम कैसे, एग्जांपल देखिए, सेल ऑफ स्क्रैप ऑन डिमोलिशन इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट। आपको पहले से कोई स्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ था, उसको हटाना था, नया स्ट्रक्चर बनाना था, तो वो जो स्ट्रक्चर हटेगा नहीं तब तक नया लगेगा नहीं, नया स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। तो वो हटाना पार्ट एंड पार्सल हो गया उस नई असेट को क्रिएट करने का। उसको बेचकर, उसको स्क्रैप करके जो आपकी इनकम हो रही है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो वो तो आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर बिल्कुल एडिशनल आपकी इनकम, आपने दिमाग लगाया, वहां पर गाड़ियां पार्क करवा दी लोगों की, तो फिर वो सब तो इनकम का पार्ट बनेंगे, वो कॉस्ट में से एडजस्ट नहीं होंगे पीपीई की। आ गई बात समझ में आपको? ये इलस्ट्रेशन थर्ड देखते हैं। ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी, वो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन वन ऑफ इट्स इन इट्स वन डिपार्टमेंट इन 3 months टाइम, और उसको 3 महीने लगेंगे इंस्टॉल करवाने में। ठीक है। स्पेशल फाउंडेशंस वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन, साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट कितनी बैठेगी? 1,40,000 रुपए। क्या इंक्लूड होगी? बिल्कुल। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose. टेक्नीशियन की सैलरी जाएगी कितनी? 45,000 पर मंथ। बिल्कुल इंक्लूड होगी, उसके बिना ये इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगी। लोकेशन एंड कंडीशन के लिए नेसेसरी है ये। मशीन वॉज परचेज एट, मशीन खुद वैसे कितने की आई? 1,58,00,000 की, और इतने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे टू ब्रिंग टू द मशीनरी, तो डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट इंक्लूड होगी। एन आर्किटेक्ट वॉज अपॉइंटेड एट अ फी ऑफ 30,000 टू सुपरवाइज मशीन इंस्टॉलेशन एट द फैक्ट्री साइट, वो सुपरवाइज करेगा मशीन को, बिल्कुल इंक्लूड होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द अमाउंट एट विच मशीन शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स। तो किस पर कैपिटलाइज करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले कह रहा था कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपेयर करने की कॉस्ट क्या होगी? तो साइट प्रिपेयर करने की कॉस्ट है, वैसे सबसे पहले है ना, मशीन की खुद की कॉस्ट लिखो, वो ज्यादा बेटर है, अच्छा प्रेजेंट हुआ। ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितने का है? 1,58,00,000, 1,58,00,000 का है। इसमें ऐड करेंगे हम क्या? जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे आपके लाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 50,000। अब एक एक करके, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कितना है? 1,40,000 का कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन लगा। और क्या लगा? टेक्नीशियन की फीस कितनी है? 45,000 पर मंथ। कितना महीने लग रहे हैं इसको बनने में? 3 महीने लग रहे हैं। ठीक है। तो ये 1,35,000 हो गया। ठीक है। और कोई खर्चा? आर्किटेक्ट की फीस भी है ना, आर्किटेक्ट फीस, उसकी 30,000, ये टोटल मिलाकर। ठीक है। तो ये 5 चीजें की बनती, ये लिख दी हमने। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन, तो मशीन की कॉस्ट आ जाएगी जो हमें अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करनी है। ठीक है। तो ये है 1,58,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,35,000 प्लस 30,000। ठीक है। 16155,000 इतने की ये कॉस्ट आ जाएगी मशीन की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा स्टडी मेट का क्वेश्चन था। एक और इसी बेसिस पर दे रखा है क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में, कहता है एंटिटी ए विच ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट्स हैज एक्वायर्ड अ न्यू स्टोर लोकेशन। द न्यू लोकेशन रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट, उन्होंने एक ना उनकी सुपरमार्केट्स की चेन है, तो वो जगह जगह ये सुपरमार्केट चलाते हैं अपनी। हैज एक्वायर्ड अ न्यू स्टोर लोकेशन, एक और लोकेशन पे उन्होंने अपना स्टोर बनाना है, तो उसके लिए उनको रिनोवेशन करवाना पड़ेगा। जगह तो ले ली लेकिन वो प्रॉपरली, ठीक है, दिखने के लिए ठीक नहीं है। आपने देखा होगा ना, जैसे एक मोर करके हमारे एरिया के आसपास तो एक मोर करके उनका सुपर चेन है, वहां पर छोटा मॉल टाइप का होता है, वहां पर सारा सामान मिलता है आपको। बिग बाजार आपने सुना होगा।
The new location requires significant renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 3 months, during which the supermarket will be closed. 3 महीने तक फिर वहां पर काम, ठीक है, नहीं मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि यही सब चलेगा. मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू, एक तो कंस्ट्रक्शन रीमॉडलिंग कॉस्ट, सैलरी ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग and related utility cost. What will be the measurement, what will be the treatment of such expenditure? क्या होगा उनका ट्रीटमेंट? देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट बिल्कुल इंक्लूड होगी उसमें. सैलरी ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट, और जो सैलरी दे रहे हो स्टाफ को वो भी इंक्लूड होगी. लेकिन एक शर्त ये है कि आप सैलरी ऐसा ना हो कि फिक्स्ड हो. जैसे अगर सैलरी आपको ऑलरेडी देनी ही थी, अगर वो ये नहीं भी कर रहे होते जो आप उनसे मदद करवा रहे हो, क्योंकि आपने सुपरमार्केट क्लोज कर रखी है उस टाइम पर, तो आपने कहा कि चलो आप यहां पर लग जाओ, ये कर लो, तो अगर आप उनको सैलरी देते ही वैसे भी, तो फिर तो आप उसको इंक्लूड मत करो. लेकिन अदरवाइज आप इसके लिए ही दे रहे हो जो आप यहां पर काम करवा रहे हो, तो सैलरी इंक्लूड होगी. समझ में आ गया? क्योंकि वो नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द असेट टू लोकेशन एंड कंडीशन हो गई. अगर नेसेसरी नहीं है कि ठीक है उसके लिए सैलरी नहीं दे रहे हम, सैलरी तो वैसे ही देते, तब फिर बात हो तो तब इंक्लूड मत करो. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे इसमें दे रखा है इलस्ट्रेशन 5th स्टडी मटेरियल में. एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक. एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर झूले वगैरह लगे हुए हैं. To trial run its attractions, tickets are sold at 50% discount during this period and the operating capacity is 80%. The official opening day of the amusement park is 3 months later. वैसे ऑफिशियली आप इसको 3 महीने बाद, ठीक है, ओपन करोगे, लेकिन अभी आप बस एक चला रहे हो उस पार्क को. Management claimed that the soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in a condition कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर. मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ये हम ट्रायल रन ही चला रहे हैं केवल इस अम्यूजमेंट पार्क का, और बाद में जब ओपन होगा उसके लिए ये काम आएगा. अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज. तो वो कह रहे हैं जितना भी ये खर्चा लग रहा है इसको कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए. ये गलत है. क्यों गलत है? आपका पार्क ऑलरेडी बन के रेडी है, वहां पर लोग आ रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं लोग खुद. वो कोई ट्रायल रन हो सकता है क्या? क्या मतलब आप उनकी जान के साथ खतरा खेल रहे हो, खतरे से खेल रहे हो उनकी जान को कि वो आएंगे और वो वहां पर अपना उनके साथ आप ट्रायल रन कर रहे हो. ये तो रिस्क है उनकी लाइफ को. तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है. आपको ठीक है ऑफिशियली 3 महीने बाद करना है क्योंकि आपने किसी को बुला रखा होगा, उसने 3 महीने आगे की डेट दी है ओपन करने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये 3 महीने तक जो कम चला रहे हो अपने पार्क को उसको कैपिटलाइज कर दो. तो ये बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग खर्चों को क्या करेंगे, P&L में लेके जाएंगे, और जो आपकी इनकम हो रही है वो आप उसको इनकम P&L में इनकम साइड पे दिखाओगे. आई बात समझ में आपको? क्योंकि जो हमारा पार्क है वो पूरी तरह से बनकर रेडी है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अगर हमने कोई असेट एक्वायर करी लेकिन बदले में कैश के अलावा कुछ और दिया, कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो समझते हैं. कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा पैसा दे दिया और पैसे के अलावा कुछ और चीज भी थी, वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है, कहता है ठीक है आप ये दे दो, ठीक है इससे काम चल जाएगा. तो एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर नॉन कैश, आपने बिल्कुल भी कैश नहीं दिया या थोड़ा कैश दिया, थोड़ा बदले में कोई और असेट वगैरह पकड़ा दी उसको, ठीक है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कहता है इसके 2 तरीके हैं. पहले ये सिचुएशन समझनी है कि ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस या ट्रांजैक्शन है नो कमर्शियल सब्सटेंस. क्या मतलब हुआ? तो एएस के हिसाब से ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है? कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि अगर कंपनी की जो पोजीशन है, जो भी फर्म ये परचेज कर रही है असेट, उसकी पोजीशन असेट लाने से पहले और असेट लाने के बाद चेंज होती है, तब इसका मतलब उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है. और अगर कोई पोजीशन में बदलाव नहीं आता तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है. तो मेरे हिसाब से तो 99.99% केसेस में कमर्शियल सब्सटेंस होगा ही, क्योंकि आप असेट को एक्वायर कर रहे हो तो सोच समझ के ही कर रहे हो, कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही असेट लाने पर. तो अगर
पोजीशन में कंपनी की बदलाव आ रहा है तो माना जाएगा कमर्शियल सब्सटेंस है। कंपनी की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। देखिए पहले समझते हैं, अ ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस इफ पोजीशन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज और एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वैल्यू में बिफोर एंड आफ्टर द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिमेन सेम। ठीक है, अगर ये जो आपने एक्सचेंज करा उससे कोई चेंज नहीं आया कंपनी में, ठीक है, बस एक असेट दी दूसरी असेट आ गई, कोई बदलाव स्पेसिफिक नहीं आया कि अच्छा ये असेट लेने के बाद ये चेंज आ रहा है, तो अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं हमने ये जो एक्सचेंज करा इससे कुछ फायदा हो रहा है कंपनी को, कोई चेंज आ रहा है पोजीशन में, तो कमर्शियल सब्सटेंस है। समझ में आई बात? देखिए AS 10 कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, जो असेट आपने दी उसकी फेयर वैल्यू आप पकड़ो, जो असेट आपने गिवन अप करी, क्योंकि सामने वाले ने भी इसकी फेयर वैल्यू को ही एक्सेप्ट किया होगा, वो हमारे को नई एसेट पकड़ा रहा है, पुरानी एसेट हमारे पास से जा रही है, तो इस एसेट की फेयर वैल्यू उसको ठीक लगी होगी कि ठीक है यार पैसे के बदले में ये ले लेते हैं, इसका मतलब इसकी फेयर वैल्यू ठीक है, तभी उसने इसको एक्सेप्ट करा, वरना वो क्यों एक्सेप्ट करता। तो जो असेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू को पकड़ लो, उससे रिकॉर्ड करो नई असेट जो आ रही है उसको। समझ में आई बात? तो नई असेट जो आपके पास आई उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है? मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, जो भी असेट आप गिवन अप कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू को पकड़ लो। अगर वो असेट गिवन अप की फेयर वैल्यू आपके पास नहीं है या रिलायबल नहीं है, अगर नहीं है भाई, तो फिर तो जो असेट आ रही है उसकी फेयर वैल्यू पकड़ो, या तो अपनी जो आपके पास थी पहले उसी पर ध्यान दो, उसकी फेयर वैल्यू पकड़ो, नहीं है या रिलायबल नहीं है तो उस जो असेट आई उसकी फेयर वैल्यू को पकड़ो, वो भी नहीं है या रिलायबल नहीं है तो फिर तो भाई फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो जो आपके असेट लिख रखी थी, जो भी WDV थी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी उस दिन वैल्यू थी उसी वैल्यू पर लिखे चलो, ठीक है, नई एसेट को भी। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, नहीं तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, नहीं तो WDV ऑफ असेट गिवन अप। आई बात समझ में? ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस, कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, क्यों दिमाग लगाएं, फिर तो WDV पे ही रिकॉर्ड करे रखो, जब कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा तो जो WDV आपने अभी लिख रखी है वो ही लिखे रखो, कोई बदलाव है ही नहीं ना, तो बदलाव लाओ ही मत। तो असेट एक्वायर्ड मेजर्ड एट WDV ऑफ असेट गिवन अप। आई बात समझ में? इलस्ट्रेशन 6 देखिए आप स्टडी मेट की। एंटिटी ए एक्सचेंजेस लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ, वो लैंड दे रहा है, ठीक है, जमीन दे रहा है जिसकी बुक्स में आपके वैल्यू है 10 लाख रुपीस की, फॉर कैश ऑफ, बदले में क्या क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है 20 लाख का, एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू डेट, वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू कितनी है उसकी? 25 लाख रुपए। व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट रिसीव्ड? कंसीडर क्या करना है? ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। अच्छा, ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो पहले तो ये बताओ जो आप असेट दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू क्या है। आपने लैंड दिया, लैंड की फेयर वैल्यू पता है क्या आपको? लैंड की फेयर वैल्यू पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो पहला टेस्ट तो फेल हो गया। फिर क्या है, चलो जो असेट आ रही है उसकी फेयर वैल्यू उठा लो भैया, जो असेट आ रही है, असेट क्या आ रही है? प्लांट एंड मशीनरी, उसकी फेयर वैल्यू 25 लाख है, ठीक है, तो उसकी फेयर वैल्यू पता है, यही उठा लो अब। और क्या आ रहा है? कैश आ रहा है 20 लाख का, कैश तो कैश ही है, उसकी तो फेयर वैल्यू इतनी ही रहेगी, ठीक है, कैश में थोड़ी ना कोई फेयर वैल्यू बदलेगी। तो एक तो हमारे पास कैश या बैंक आया, क्योंकि कैश जनरली इतना पैसा आता नहीं है, 20-20 लाख रुपए अब कहाँ अलाउड है, 20-20, ठीक है, 20 लाख रुपए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की आई? प्लांट एंड मशीनरी ये 25 लाख की आई। आपके पास से क्या गया? हमारे पास से लैंड गया कितने का? 10 लाख रुपए का। 45 लाख की का सामान आ गया 10 लाख का देके, तो 45 का आ गया, तो 35 लाख का क्या हो गया? फायदा, टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, नरेशन लिख लेना, ठीक है, बीइंग लैंड एक्सचेंज्ड विद कैश एंड प्लांट एंड मशीनरी। आई बात समझ में? एक और इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं स्टडी मेट की। एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 रुपए। इस बार आपको कार एक्स की जो आपके पास असेट है उसकी फेयर वैल्यू पता है कितनी है?
13,25,000 रुपए। फॉर कैश ऑफ, किसके बदले में दिया? एक तो कैश लिया 15,000 रुपए का, एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000 रुपए। तो 15,000 रुपए तो आपने नगद दिए कि लाओ भाई ये दो, और कार वाई भी ली उससे जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 13,10,000 रुपए। द ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। लो ये तो दिक्कत हो गई, कह रहे ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजेक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। मतलब कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज। जो एक्सचेंज कर रहे हो आप, इससे कोई बड़ा बदलाव कंपनी में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट रिसीव। फिर तो जो WDV आपने लिख रखी थी बस उसी पे ही चलाए रखो। WDV कितनी लिख रखी थी? हमने लिख रखी थी WDV बुक वैल्यू 13 लाख रुपए, तो 13 लाख ही आएगी। 13 लाख रुपए हमने लिख रखी थी, तो अब जितनी भी चीजें मिल रही है हमारे को वो टोटल मिला के 13 लाख पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। 13 लाख में से 15,000 रुपए तो कैश ही आ रहा है, तो आपको ये पता ही है कि कैश अकाउंट तो 15 रहेगा, फिक्स है, ठीक है। और कार वाई आ रही है, कार वाई अकाउंट डेबिट, वो कितने की लिखी जाएगी? देखिए आपके पास से कार एक्स जा रही है, कितने की जा रही है? 13 लाख रुपए की, और टोटल मिला के लिखना भी नया वाला 13 लाख ही है, तो ये हो गया 12,85,000 रुपए। आई बात समझ में? 13 लाख के बदले में आपको नई वैल्यू भी कितनी लिखनी है? 13 लाख। ये कहता है कि जब आपने नई एसेट एक्वायर करी, जब कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, तो जो भी असेट आ रही है उसको बदले में किस में रिकॉर्ड करोगे? WDV ऑफ असेट गिवन अप। तो WDV तो 13 लाख है, तो 13 लाख पे लिखा। 13 में से 15,000 तो कैश है, 12,85,000 की ये असेट आ गई। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? ऊपर वाले में प्लांट एंड मशीनरी आ रही थी 25 लाख की, कैश भी आ रहा था 20 लाख का, तो दोनों मिलाकर 45 लाख की चीज आ रही थी, और 10 लाख की आप असेट गिवन अप थी, तो 35 लाख का आपको गेन हो रहा था। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना ये डाउट आता है कि हमने जब ये वाला करा इलस्ट्रेशन 6, तो इसमें क्या करा? कैश को अलग से रिकॉर्ड करा 20 लाख, इसको 25 लाख देखा, लेकिन जब आपने 7th करा तो कैश माइनस करा, फिर इसकी वैल्यू निकाली 12,85,000। देखिए ये कंफ्यूजन की बात नहीं है, ज्यादातर लोगों को तो वैसे ही समझ में आ भी गया होगा। जब अगर इलस्ट्रेशन 6 में भी क्या होता, हमारे वाले असेट की, जो हम असेट गिवन अप कर रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल होती, तो फिर जितनी भी चीजें मिल रही है बदले में, चाहे कैश मिले और बाकी कोई असेट मिले, वो सब मिलाकर हमारे वाली असेट गिवन अप की फेयर वैल्यू के इंक्लूड होती। अगर हमारी असेट की फेयर वैल्यू, जो हमने लैंड की वैल्यू आपको बता देता 40 लाख है फेयर वैल्यू, तो हम कहते हैं अच्छा कैश तो 20 लाख आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की 20 लाख लिख लो, क्योंकि जो हम असेट दे रहे हैं वो तो एक ही है। लेकिन ऐसी इलस्ट्रेशन 7 पे हुआ, लेकिन इलस्ट्रेशन 6 में क्या कहता है कि हमारे वाले असेट की गिवन अप की तो कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सामने से जो आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो सामने से तो दो चीजें आ रही है ना, कैश भी आ रहा है, उसकी फेयर वैल्यू तो 20 लाख ही रहेगी, और प्लांट एंड मशीनरी भी आ रही है, उसकी फेयर वैल्यू 25 लाख है। तो दोनों चीजें आ रही है, तो उन दोनों की फेयर वैल्यू मिला के 45 लाख है। कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एक दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। आपने पेमेंट उसको बाद में दी, तो ये तो फिर इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से आपने लोन ले लिया इनडायरेक्टली। आप उसको अभी नहीं दे रहे, आप उसको कह रहे हो भाई ठीक है ये 10 लाख की चीज है, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, 6 महीने बाद दूंगा, तो वो कहेगा नहीं, फिर तो आप 10 लाख मत देना, फिर तो आप 10,20,000 रुपए देना। तो 20,000 रुपए वो आपको किस चीज के मांग रहा है? इंटरेस्ट के, क्योंकि आप पेमेंट बाद में कर रहे हो, तो वो असेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, तो टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब अगर आज ही हम पेमेंट कर देते तो कितने का पड़ता? तो वो इंटरेस्ट 20,000 रुपए इंटरेस्ट है, बाकी असेट में रिकॉर्ड करो। लेकिन हाँ, अगर एक्सेप्ट परमिटेड अंडर AS 16, वो AS 16 वाला है, अगर कैपिटलाइज हो रहा है, AS 16 में हम पढ़ेंगे जहां पे कैपिटलाइजेशन अलाउड है, वो बात और है, वो तो फिर ठीक है, तब तो परमिट होगा ही होगा। पीपीज परचेज फॉर कंसोलिडेटेड प्राइस, 4-5 एसेट खरीद रहे हो एक प्राइस देकर, तो क्या करेंगे हम ऑन कंसिडरेशन अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, इफ नॉट अवेलेबल देन वैल्यू गिवन बाय द कंपिटेंट वैल्यूअर। तो फिर आप क्या करोगे? सबकी फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको कंसोलिडेट कर दोगे, अपोर्शन कर दोगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपने 5 लाख रुपए दिए, 4-5 एसेट आ गई, सबकी फेयर वैल्यू निकाल लो, फेयर वैल्यू के हिसाब से सबको प्रपोर्शन करते रहो।
कैसे करोगे, जैसे जितना भी आपने प्राइस पेड, टोटल कंसोलिडेटेड प्राइस पेड, ठीक है, पेमेंट करी, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट अपॉन टोटल फेयर वैल्यू, जो सबकी टोटल फेयर वैल्यू निकल कर आई। ऐसे कर करके एडजस्ट करते रहोगे, सबकी वैल्यूज को निकल कर आ जाएगी। पीपी इज हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज, तो वो AS19 लगेगा लीज अगर है तो। और गवर्नमेंट ग्रांट है तो AS12 में जाकर देखिए, अगर असेट में कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो AS12 आपको सिखाएगा। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक बार आपने असेट को रिकॉग्नाइज कर दिया, अब जो बाद में खर्चे हो रहे हैं असेट पर, तो वो देखना पड़ेगा किस तरीके के खर्चे हैं। अगर रेगुलर डे टू डे खर्चे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, अब बिल्डिंग में कुछ थोड़ी मोड़ी तोड़ फोड़ हो रही है, या फिर व्हाइट वॉश करवाया आपने नॉर्मल दिवाली पर, ये सब जो नॉर्मल खर्चे चलते रहेंगे, ठीक है। कई बार कोई चीज दिक्कत आ जाती है, कोई दीवार में कोई प्रॉब्लम हो गई, दीमक लग गई कहीं पर, तो उसके लिए आप छोटे मोटे खर्चे करते रहोगे, तो वो तो P&L में लेके जाओ, अब उसको थोड़ी कैपिटलाइज करोगे। लेकिन अगर ऐसा कोई खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस विच इंक्रीज द लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ जाए बियॉन्ड द ओरिजिनली असेस लाइफ और एफिशिएंसी, उससे लाइफ बढ़ जाए या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए मशीन की, या बिल्डिंग आपने इस तरीके से रिनोवेट कर दी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, जैसे आपके 2 फ्लोर थे, एक और बढ़वा दिया आपने तीसरा फ्लोर, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई, तो फिर तो कैपिटलाइज करो भाई उस कॉस्ट को, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेजर रिप्लेसमेंट होती है, मेजर इंस्पेक्शन या मेजर ओवरहॉल बोला जाता है, ठीक है। जैसे मशीन के या फिर असेट के कुछ पार्ट्स को हटाया जाता है नॉर्मली, उसको एक, ठीक है, एक तो नॉर्मल रिपेयर्स हो गई, लेकिन कई बार क्या है, एक मेजर इंस्पेक्शन करी जाती है। ये ना एयरक्राफ्ट्स वगैरह में होता है, एयरक्राफ्ट्स में ऐसा बहुत होता है, नॉर्मल भी इंस्पेक्शन चलती रहती है, फिर कुछ मेजर इंस्पेक्शंस होती है, कुछ पार्ट उसके हटाए जाते हैं, नए लगाए जाते हैं। तो उस केस में क्या करें, जो आप पुराना पार्ट हटा रहे हो उसकी WDV आप पे है, वो हटा दो, और जो नया पार्ट लगा रहे हो उसको ऐड कर दो, सिंपल सी बात। तो WDV ऑफ असेट ऐड कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, जो आपने नया पार्ट लगाया उसकी कॉस्ट ऐड कर दो, जो हटाया उसकी WDV माइनस कर दो, ठीक है। तो रिवाइज रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, सिंपल सी चीज है ना। लेकिन इसके लिए मैंने नोट नंबर 1 भी दिया है, WDV ऑफ ओल्ड पार्ट इंस्पेक्शन इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो वो तो बिल में से एक एक चीज का, जो आप कहोगे कि एक कंपोनेंट का कहां से लाएं, तो सप्लायर जो देता है उसके बिल में मिलता है ये, ब्रेकअप फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, जहां से भी आपने खरीदा है। नहीं अवेलेबल तो फेयर वैल्यू देख लो परचेज पर, वो भी अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ले ली जाएगी, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो नया पार्ट आपने लगाया उसकी कॉस्ट ऐड कर दो, जो पार्ट आपने हटाया उसकी WDV माइनस कर दो, तो रिवाइज WDV आपके सामने होगी। एक बार जल्दी सी जो अभी तक करा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10 में हमने क्या पढ़ा पहले, PPE सारे इसमें कवर होते हैं, एक्सेप्ट कोई और AS में कोई असेट क्रिएट हो रहा हो तो बात और है। बायोलॉजिकल असेट, लिविंग एनिमल और प्लांट। लिविंग एनिमल अगर पीपी की डेफिनेशन मीट करे इंक्लूड कर लो। प्लांट कौन सा, बियरर प्लांट को लेंगे। बियरर प्लांट क्या होते हैं, जो यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। दूसरी कंडीशन क्या जरूरी है, जो एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस को बियर करके रखें 12 महीने से ज्यादा, ठीक है, और वो खुद ना बिक जाए, जैसे मैंगो ट्री, रबर ट्री, ये बियरर प्लांट होंगे, ठीक है। लेकिन जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं वो तो वैसे ही 12 महीने से कम ही रखती हैं अपने प्रोड्यूस को, इसलिए उनको हम बियरर प्लांट नहीं मानते, ठीक है। फिर आगे पढ़ा था, ये जो राइट्स मिलते हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए, ये राइट्स भी पीपीई नहीं बनते। हाँ, जो मशीनें उसमें यूज हो रही है वो तो पीपीई होंगी। पीपीई होता क्या है, जो या तो प्रोडक्शन हेल्ड फॉर, या तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, या रेंटल टू अदर्स, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या होते हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, पर्सनल, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, कॉस्ट पता होनी चाहिए और आपको पता हो कि उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तब आप उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए। छोटे मोटे एसेट को आप चाहें तो P&L में ले जा सकते हैं। कॉस्ट, सारी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। टैक्सेस, वो जो आपको कहीं पर रिफंड नहीं होना, जिसका आप इनपुट नहीं लोगे, वो इंक्लूड कर लो।
ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में ये सारी कॉस्ट इंक्लूड होंगी जो लोकेशन एंड कंडीशन के लिए नेसेसरी हो। जो नेसेसरी ना हो, जैसे इनॉग्रेशन की कॉस्ट, कहीं और जाकर थोड़े टाइम काम कर रहे हो, ठीक है, वो सब इंक्लूड नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड कॉस्ट नहीं इंक्लूड होगी, ठीक है। ये सब मैंने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन डिस्कस करे थे, वो बता दिया था। एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर नॉन कैश, नॉन कैश अगर कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है ये देखना है। कमर्शियल सब्सटेंस अगर है तो असेट गिवन अप की फेयर वैल्यू वो भी अवेलेबल नहीं है, तो असेट जो एक्वायर करा उसकी फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल, तो फिर तो डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट गिवन अप। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उस आंख बंद करके डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट गिवन अप। आ गई बात समझ में, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, रेगुलर खर्चे पी&एल में ले जाओ, कुछ एफिशिएंसी बढ़ रही है कैपिटलाइज करो। अगर मेजर रिप्लेसमेंट है तो ये फॉर्मूला है डब्ल्यू डीवी ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट माइनस डब्ल्यू डीवी ऑफ ओल्ड पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।